नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से हमारे यूट्यूब चैनल फोटोन प्लस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके, आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो एक, जैसे बीएससी फाइनल ईयर में क्वांटम फिजिक्स चलती है अपनी एक बुक, उस क्वांटम फिजिक्स में एक इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम फिजिक्स कि क्वांटम फिजिक्स क्यों बनी, क्या ऐसे क्या कारण थे कि पहले वाली फिजिक्स हर जगह सक्सेस नहीं हुई। तो अपन उसके बारे में बात करेंगे आज। तो देखना, अपने पास पहले जो फिजिक्स चलती थी अप टू 1900, अपने पास फिजिक्स होती थी बच्चों, ये होती थी क्लासिकल फिजिक्स। क्या होती थी? क्लासिकल फिजिक्स। इस क्लासिकल फिजिक्स में 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे बच्चों? 3 पार्ट थे। कौन कौन से? फर्स्ट अपने पास था क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थर्ड इज थर्मोडायनेमिक्स। ये अपने क्लासिकल फिजिक्स में चलते थे। काफ़ी थ्योरी भी आई, काफ़ी फॉर्मूले भी बने, और जो अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी थी। लेकिन मेनली 2 डोमेन्स थे जहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स क्या होगी? फेल हो गई। अब 2 डोमेन्स कौन कौन से थे? फर्स्ट था जिन पार्टिकल की वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि अबाउट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिन पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उन पार्टिकल के लिए जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ थे या रूल्स थे वो जाके फेल हो गए। सेकंड, एटॉमिक डोमेन। एटॉमिक डोमेन में जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है या ट्रांजिशन कैसे करता है, या अदर पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, उनकी स्टडी करने के लिए भी ये अपनी जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। तो इस डोमेन को, यानी कि जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या आई? रिलेटिविटी थ्योरी, यानी कि जो अपेक्षिकता का सिद्धांत होता है उसके द्वारा इन पार्टिकल के बारे में स्टडी की गई। सेकंड, जो एटॉमिक डोमेन था, इसकी स्टडी करने के लिए क्या आई थी? क्वांटम फिजिक्स। क्या आई थी बच्चों? क्वांटम फिजिक्स। तो एटम के बारे में जितने भी फिनोमिनन हुए या कोई भी घटना घटी, उसके बारे में स्टडी करने के लिए कौन सी फिजिक्स बनी थी? क्वांटम फिजिक्स। अब एग्जैक्ट बताता हूं आपको, 14 दिसंबर 1900 को, 14 दिसंबर 19 को प्लांक जो साइंटिस्ट थे
उन्होंने एक पेपर प्रोड्यूस किया और पेपर प्रोड्यूस करके जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी ब्लैक बॉडी के बारे में, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया। वो कौन सा था? E = h/nu। दिस फॉर्मूला इज ए फर्स्ट साइन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यानी कि क्वांटम फिजिक्स का पहला जो सिंबल है वो E = h/nu। इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स का जन्मदाता एक तरह से माना जाए तो किसको मानेंगे? प्लांक को। किसको मानेंगे? मैक्स प्लांक को। इसके बाद में 1905 में, कब? 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन आए? अल्बर्ट आइंस्टीन। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? इस फॉर्मूले को यूज करके किसको एक्सप्लेन किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीन क्या है कि किसी भी अपन मेटल के ऊपर फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट अब इंसिडेंट करवाते हैं तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इमिट होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन्होंने भी इस फॉर्मूले को यूज करके इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद में 1913 में, कब? 1913 में नील्स बोर आए और इन्होंने क्या किया? एक एटॉमिक मॉडल दिया। इधर से पहले रदरफोर्ड मॉडल भी आ गया था, वो काफ़ी टाइम तक चला भी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक थे। उस ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए क्या आया था? नील्स बोर ने एक मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल। इसके बाद में 1923 में A.H. कॉम्पटन ने एक कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं, टॉपिक चलता है। इन्होंने क्या किया कि एक्सरे ली और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे उसको इंसिडेंट करवाया और स्कैटरिंग करवाया। यहाँ तक वाले जो मॉडल हैं, प्लांक का हो, अल्बर्ट आइंस्टीन का हो, नील्स बोर का हो, इन्होंने जो बताया, इन्होंने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रखते हैं? वेव नेचर। लेकिन A.H. कॉम्पटन ने क्या बताया कि जो अपने पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स नहीं, जो वेव्स हैं वो वेव्स किसका नेचर रखते हैं? पार्टिकल का। किसका नेचर रखते हैं बच्चों? पार्टिकल का। इन्होंने तो बताया कि पार्टिकल किसका नेचर रखते हैं? वेव्स का। और इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, चाहे एक्सरे हो चाहे अदर हो, वो एक पार्टिकल का क्या रखते हैं? नेचर रखते हैं। इस 1923 के बाद में दो साइंटिस्ट आए। कौन कौन से? एक तो हाइजेनबर्ग और एक आया श्रोडिंगर 1927 में। दो कौन कौन आए बच्चों? एक तो आया हाइजेनबर्ग और एक कौन आया? श्रोडिंगर। इन दोनों का मीन या टारगेट एक ही था, किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वे अलग अलग थे। इन्होंने जो फिजिक्स बनाई उसको बोलते हैं मैट्रिक्स वेव्स, और इन्होंने जो बनाई श्रोडिंगर वाले ने उसको बोलते हैं क्वांटम वेव। अब ये अपने आप में अलग ही सक्सेस थ्योरी थी, काफ़ी अच्छी थ्योरी थी, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी जगह फॉर्मूले यूज लिए। तो
1927 के बाद में या ये एच न्यू फॉर्मूला आने के बाद में बहुत सारी थ्योरी बनती गई। उसके बाद में और भी मॉडल आए, काफ़ी मॉडल आए, जैसे फर्मी डिराक था, इन्होंने अपना मॉडल दिया, एक पाउली था शायद, इन्होंने भी अपना नियम दिया, ऐसे बहुत सारे थे, रमन इफेक्ट भी आया धीरे धीरे। तो इसके बाद में काफ़ी चीज़ें बनती गई। तो यहाँ तक की जो क्वांटम फिजिक्स है, यहाँ तक की ये वाली और नील्स बोर वाली, इसको तो बोलते हैं ओल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ओल्ड क्वांटम फिजिक्स। और जो ये वाली क्वांटम फिजिक्स बनी इसके बाद वाली, इसको बोलते हैं मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स। बच्चों तो जनरली आपको पता चल गया होगा कि इस क्वांटम फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है। पहले अपन ब्लैक बॉडी या ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में ब्लैक बॉडी आएगी। ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ने के बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, नील्स बोर मॉडल भी पढ़ेंगे अपन, और कॉम्पटन इफेक्ट जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और उसके बाद में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर इक्वेशन। और इन्हीं टॉपिकों पे अपनी क्वांटम फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आज अपन ने जो एक जनरल नॉलेज दी, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम, जो एग्जाम में तो नहीं आती है लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले बात तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मज़ा आए पढ़ाने में और आप में पढ़ने में मज़ा आए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे एमडीएस हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोटा वाली, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो क्वांटम फिजिक्स में, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि मैं उस टॉपिक को उठा सकते। कोई ज़रूरी नहीं आप स्टार्टिंग से पढ़ना है, नहीं सर हमें तो बोल दो कि हमें तो वो टॉपिक पढ़ना है, रमन इफेक्ट पढ़ना है या और कोई सा, सर हमें तो सीधा श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ाओ, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। लेकिन साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, मजबूती से संघर्ष, एक चीज पे आप समर्पित हो जाओ, किसी एक चीज पर, कि मुझे दिशा भी एक ही होनी चाहिए, मेरा टारगेट भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने डिसाइड तो एक चीज कर ली फिर रास्ते अलग अलग बना लिए, नहीं, एक चीज को लेकर डेडिकेट हो जाओ। माइका लाल तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सफलता पाने से, आपके कदमों में चूमेगी सफलता, लेकिन एक ही चीज पे डेडिकेट। आपका सिर दर्द कर रहा है तो भी पढ़ना पड़ेगा, पेट दर्द कर रहा है तो भी पढ़ना पड़ेगा, और कोई फंक्शन आ रहे हैं, शादी ब्याह आ रहे हैं, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर, तब जाके आप सफलता को छुओगे। अगर मेरी गारंटी है, अगर डेडिकेट होके आप पढ़ोगे तो क्वांटम तो क्या, क्वांटम का बाप भी समझ में आएगा तुम्हें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं धमाकेदार टॉपिक के साथ, केवल आज इंट्रोडक्शन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।